हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी का लेसन नंबर 16 अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधन या प्रबंधन। इसके बारे में आज समझेंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्या लिखा है यहाँ देख रहे हैं, अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन। सबसे बात आती है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए गए जाते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम। ये प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? संसाधन है। मतलब वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए, मतलब वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिया और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला का इस्तेमाल करते हैं। अब बात उठती है कि संसाधन होते कितने प्रकार के? तो संसाधन देख रहे हैं यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, एक होते हैं समाप्त संसाधन, एक होते हैं असमाप्त संसाधन। समाप्त संसाधन का मतलब हुआ कि जो जल्दी समाप्त हो जाए, जिसकी मात्रा कम हो। असमाप्त संसाधन मतलब जिसकी जनसंख्या मात्रा अधिक पाए जाते हैं, जिससे समाप्त कम की हो जाती है। क्योंकि ये बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं। और ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं और वे समाप्त नहीं होंगे। मतलब जो सीमित मात्रा में जो समाप्त है, जो असीमित मात्रा में, जैसे कम मात्रा में नहीं है, अधिक मात्रा में हम कहेंगे असमाप्त कहेंगे। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम समाप्त संसाधन है और वायु असमाप्त संसाधन है। आई होप आप समझ गए होंगे कि समाप्त संसाधन और असमाप्त संसाधन क्या होता है। आप पढ़ेंगे यहाँ प्रबंधन। यहाँ लिखा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। प्रबंधन क्यों करना चाहिए? प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है, ताकि यह अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके और संसाधनों का शोषण ना हो। मतलब प्रबंधन का मतलब हुआ कि प्राकृतिक संसाधन जो है उसको बचा कर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगला पीढ़ी के लिए भी जरूरत हो। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम है। आई होप समझ गए होंगे। यह यहाँ देखें गंगा कार्य परियोजना। यह कार्य योजना करोड़ों रुपयों का एक प्रोजेक्ट है। इस सन 1985 में गंगा स्तर सुधारने के लिए बनाया गया था। आप समझिए गंगा कार्य परियोजना क्या है। तो गंगा कार्य करोड़ों रुपये का एक प्रोजेक्ट है। इसे सन 1985 में गंगा स्तर द्वारा सुधारने के लिए जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापने हेतु कुछ कारक। जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापने हेतु कुछ कारक। जल का पीएच जो आसानी से सर्वसूचक की मदद से मापी जा सकता है। जल में क्लोरोफॉर्म जीवाणु जो मानव के आंत में पाया जाता है, उपस्थिति जल का संदूषित हो जाता है। यहाँ पर पढ़ेंगे 3R। पर्यावरण को बचाने के लिए हम कितने आर का प्रयोग करते हैं? 3R का प्रयोग करते हैं। 3R RRR मूवी भी देखे होंगे। RRR आपको इसको यूज भी करना है। पहला आर का मतलब होता है कम यूज, दूसरा का पुनः चक्रण, दूसरा का पुनः उपयोग। जब आवश्यकता न हो तब पंखे और बल्ब का स्विच बंद करना। पुनः चक्रण, कूड़े से पुनः चक्रण हो जाने वाले पदार्थ प्लास्टिक, कांच, धातु को अलग करके आवश्यकता की वस्तुएं बनाना। या पुनः उपयोग, चीज़ों को फेंकने के बदले उनका बार बार इस्तेमाल करें। या टपकते नल को ठीक करना, वस्तुएं बनानी हो गया। आहार भोजन को फेंकना। पुनः इस्तेमाल उपयोग पुनः चक्रण से बेहतर है क्योंकि इसमें ऊर्जा की बचत होती है। क्यों करते हैं? ऊर्जा की बचत होती है। यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता है क्योंकि ये बहुत ही सीमित है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके कारण सभी संसाधनों की मांग भी वृद्धि हो रही है। संपोषित विकास क्या होता है? ध्यान दीजिए। संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करते समय ध्यान देना होगा। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से ये प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके,
इनका विवरण सभी समूह में समान रूप से हो, न कि प्रभावशाली ढंगों से इसका लाभ हो। अपशिष्टों से सुधर निपटारा की भी प्रबंध होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं वन एवं वन्य जीव संरक्षण। वन वैसे जीव विविधता के तप्त स्थल हैं। जैव विविधता को संरक्षित प्राकृतिक संसाधन के प्रमुख उद्देश्यों में एक, क्योंकि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व नष्ट हो जाता है। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीशीज संख्या, जैसे पुष्प, पादप, पक्षी, कीट, संपृक्त तप्त स्थल ऐसा क्षेत्र जहाँ अनेक प्रकार की संपदाएं पाई जाती है, उसे तप्त स्थल कहेंगे। संपदा का मतलब हो गया खनिज, कोयला, अभ्रक, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी पाया जाता हो। दावेदार ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज़ पर निर्भर हुए उसके दावेदार होते हैं। दावेदार का मतलब समझ गए? ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज़ पर निर्भर होते हैं उसे दावेदार कहते हैं। दावेदार वर्णों पर उनकी भी निर्भरता। स्थानीय लोग, सरकारी वन विभाग, उद्योगपति या वन्य जीव प्राकृतिक प्रेमी। अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित होना, या सरकार जिसके पास वनों का स्वामित्व है तथा वनों को नियंत्रित करते हैं, या जो वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं, जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण यहाँ निवासियों को वन संरक्षण के लिए क्या आगे निभाया गया था। पहला खेजड़ी वृक्ष। अमृत देवी बिश्नोई ने 1771 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोग के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की, जो उनकी स्मृति में दी जाती है। चिपको आंदोलन। आप पढ़े होंगे चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत भिविया क्वेश्चन है, आपको पढ़ना जरूरी है। क्या लिखा? चिपको आंदोलन। यह आंदोलन गढ़वाला के रेनी नामक गांव में हुआ था। वहां की महिलाएं उसी समय वन पहुंच गई जब ठेकेदार के आदमी ने वृक्ष काटने लगे थे। महिलाएं पेड़ के चिपक कर खड़ी हो गई और ठेकेदार के आदिवासियों को वृक्ष काटने से रोकने लगा। आंदोलन तीव्रता से बहुत से समुदाय के फैल गया और सरकार के वन संसाधन का उपयोग करने के लिए प्राथमिकता निश्चित करने के पुनः विचार करने की मंजूरी दे दी। मतलब ये हुआ कि जब चिपको आंदोलन का वहाँ के जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उसके नेतृत्व में वहाँ के जो पेड़ काटने ठेकेदार आए हुए थे वहाँ से पेड़ को काटने से बचाया। पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने निश्चित साल से वृक्ष को अरावाड़ी वन क्षेत्र ने जीवन दिया है। सभी के लिए जल। जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वर्षा हमारे लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत के कई क्षेत्र में बांध, तालाब और नहरें सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। बांध में जल संग्रहण काफ़ी मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई में नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। इसके ऊपर कई बड़ी नदियाँ के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए जाते हैं। जैसे टेहरी बांध भागीरथी नदी पर, गंगा सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, भाखड़ा नंगल सतलुज नदी पर है। बांध के लाभ क्या और हानियाँ क्या है ध्यान देखिए। सिंचाई के लिए पर्याप्त जल के सुनिश्चित करना, विद्युत उत्पादन करना, क्षेत्र में जल का लगातार वितरण करना, इतर लाभ हो गया कि सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित, विद्युत ऊर्जा क्षेत्रों के लिए जल लगातार वितरण। बाधाओं से हानियाँ। बांधों से सामाजिक समस्या। बड़ी संख्या में किसान एवं आदिवासी के विस्थापित होते हैं, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता, यह हानियाँ हो गया। पर्यावरण की समस्या। वनों का क्षय होता है, जैव विविधता को हानि होती है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। आर्थिक समस्या। जनता का अत्यधिक धन लगता है, उस अनुपात में लाभ नहीं होता है। जल संग्रहण। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भूमि से जल के प्राथमिक स्रोत से विकास करना। वर्षा जल संचय। वर्षा जल संचय से वर्षा जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संरक्षित किया जाता है। यह जल संग्रह भारत में बहुत
प्राचीन संकल्पना है या कुछ पुराने जल संग्रहण तरीके हैं। जैसे यहाँ देखेंगे तकनीकी और राज खादिन बड़ी राजपथ नारी राजस्थान, 15 से ताल महाराष्ट्र, 33 मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, आहार पाइन बिहार, एरिस तमिलनाडु, कुल हिमाचल प्रदेश, बावरी दिल्ली। ये सब तकनीक है पानी वहाँ का एब्जॉर्बिजेशन करती है। जो भौम जल के रूप में संरक्षण लाभ क्या होता है, ध्यान दीजिए। भौम जल के रूप में संरक्षण का लाभ, पानी का वाष्पीकरण नहीं होता, यह कुओं को भरता है, पौधों को नमी पहुंचाता है, मच्छरों के जनन की समस्या नहीं होती, यह जंतुओं के अपशिष्ट पर संपूर्दन होती है। कोयला और पेट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए।